है रोज नामचा यानी कि जनरल एंट्री, लेजर, खाता बही और ट्रायल बैलेंस। ये तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। उसके आगे की चरण जो है कक्षा 10 में शुरू होता है, इसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट या अंतिम खाते। जैसा कि हम लोग कक्षा 9 के पहले दिन ही चर्चा किए थे कि हमारा जो पुस्त पालन है, बुक कीपिंग, वो उसके तीन चरण होते हैं। पहला है रोज नामचा, दूसरा है खाता बही और तीसरा है अंतिम खाते। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर ट्रायल बैलेंस कहाँ गया, तलपट क्या हुआ? तो तलपट की सहायता से ही हम अंतिम खाते बनाते हैं। रोज नामचा बनाया, रोज नामचे से आप खाता बही बनाते हैं, खाता बही से तलपट बनाते हैं और खाता बही से तलपट बनाते हैं। तलपट की सहायता से अंतिम खाते बनाते हैं। लेकिन जो बुक कीपिंग के अंतर्गत उसके आते हैं तीन ही चरण होते हैं, रोज नामचा, खाता बही और अंतिम खाते। इस तरह से होता है। तो हम लोगों ने रोज नामचा पढ़ लिए हैं, खाता बही पढ़ लिए हैं और तलपट पढ़ चुके हैं। अब जिन लोगों को तलपट में प्रॉब्लम हो रही होगी वो अपने कक्षा 9 की पुस्तक से तलपट को एक बार रिवाइज कर लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर आगे हम लोग अब कक्षा 10 में हमको अंतिम खाते पढ़ने हैं। अंतिम खाते, अंतिम खाते से आशय होता है कि यह एक विवरण पूरा होता है। जो भी अकाउंटिंग हमने तैयार किया है उस तरह से पूरे व्यापार का आर्थिक विश्लेषण हो जाता है। इसमें उसमें लाभ हानि पता चल जाता है, व्यापार की संपत्तियों का और दायित्वों के बारे में जानकारी हो जाती है, किससे क्या लेना है, क्या देना है, इत्यादि सारी चीजें आपको कंफर्म हो जाता है। यानी कि एक तरह से ये पूरा आईना होता है व्यापार का। फाइनल अकाउंट्स, अंतिम खाते, इसको देख करके बता सकते हैं कि व्यापार हमारा कैसा, किसकी क्या स्थिति है, वो लाभ में जा रहा है या हानि में जा रहा है, और मान लीजिए लाभ भी कमा रहा है तो किस तरह से, किस रेशियो में कमा रहा है, क्या बहुत अच्छा जा रहा है कि बहुत खराब है, नॉमिनल चल रहा है, इस तरह की सारी चीजें। तो इसके लिए जो है अंतिम खाते बनाने के लिए हम इसके लिए भी तीन खाते होते हैं अंतिम खाते। जिससे कि नाम से ही लग रहा है अंतिम खाता नहीं होकर खाते हो रहा है, बहुवचन में बोला जा रहा है। यानी कि अंतिम खाते तीन होते हैं। पहला होता है व्यापार खाता, दूसरा होगा लाभ हानि खाता और तीसरा होगा आर्थिक चिट्ठा। तो इन तीनों को हम क्रमशः चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो मुख्य हमारा विषय है वो है आपका व्यापार खाता, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट इसको बोलते हैं। व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट। हमने आपको कुछ नोट्स भेजे हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसमें कुछ उदाहरण भी दिए हैं, उसको लगाइएगा भी। आज के लेक्चर से क्लियर हो जाएगा कैसे करना है, उसके बारे में पूरा डिटेल हो जाएगा। तो जो व्यापार खाता है इसमें क्या होता है कि व्यापार में जो हमारे पास है, पैसे हैं, जो कुछ भी हम लोगों ने लगा करके, पूंजी लगा करके व्यापार शुरू किया और फिर उससे जो है खर्चे करते हैं। तो जो एक तरह से हमारे एक साइड में मेरा जो है क्रेडिट चीजें हैं, दूसरे साइड में डेबिट करते हैं और डेबिट क्रेडिट का बैलेंस निकालते हैं। तो जो उसका अंतर आता है उसको हम, या तो अगर मान लीजिए हम लाभ में हैं तो ग्रास प्रॉफिट कुल लाभ हो जाता है। अगर मान लीजिए हमारा बिजनेस अच्छा नहीं जाता है, हमने जो व्यापार में जो कुछ भी लिया था, जो खर्चे किए हैं, वो उसका माइनस करते हैं तो जो हमारे खर्चे ज्यादा आते हैं और हमारा जो हम लोग जो व्यापार में लगाए थे वो घाटे में जा रहा है। तो कुल मिला करके अंतर जो है वो हानि हो जाता है। उसको हम ग्रॉस लॉस करते हैं, कुल हानि। तो ये सब चीजों का एक कैलकुलेशन इसमें किया जाता है। तो व्यापार खाते को पढ़ने से पहले हमको दो बातें जानना जरूरी होता है। एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। ये दो शब्द हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज, मानी कोई माल, हम कोई वस्तु बना रहे हैं, उसके निर्माण में जो जो भी खर्चे आते हैं डायरेक्टली सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है, उसको हम प्रत्यक्ष खर्च कहते हैं। और कुछ चीजें होती है अप्रत्यक्ष खर्च, जिसको कि हम होता तो है वास्तव में खर्च वो, लेकिन वो कैलकुलेट उस वो प्रोडक्ट के लिए नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि माने ये पेन बनाना है, तो इसमें जो सीधे सीधे जो खर्च लगेंगे वो इसके मूल्य में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा चीज होता है जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक फैक्ट्री बनाया हुआ है, उस पर रेंट देते हैं, भाड़ा दे रहे हैं, हर महीने दे रहे हैं, और किराया दे रहे हैं, या मजदूर लगे उसको, कुछ लोग को नौकरी पर रखे हैं तो वो मजदूरी उनको दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, सॉरी,
वेतन दे रहे हैं और महीने भर देते हैं तो महीने भर में बहुत ढेर सारा पेन बनेगा, कुछ और भी काम करते हैं तो उनकी जो सैलरी होती है वो अप्रत्यक्ष खर्च के अंतर आता है। लेकिन अगर मान लीजिए इसको माल हमारा तैयार है, इसको लाद करके रिक्शे पर रखना है तो रिक्शे के लिए जो भाड़ा देंगे या रिक्शे पर जो माल चढ़ाने के लिए दे देंगे तो वो सारे खर्चे हमारे प्रत्यक्ष खर्च होते हैं। उसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं। इसको इस चैप्टर को आप जब पढ़ेंगे धीरे धीरे तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी। यानी कि जो भी खर्चे जो प्रत्यक्ष खर्च होता है, यानी इसको हम प्रत्यक्ष खर्च और अप्रत्यक्ष खर्च करें तो जो हमारा प्रत्यक्ष खर्च है वो सीधे सीधे हमारा व्यापार खाता से जुड़ा होता है और जो अप्रत्यक्ष खर्च होता है वो लाभ हानि खाता का विषय होता है। तो हम लोगों को व्यापार में जो भी कुछ है जो माल बेचने से जो इनकम होता है और जो माल को बनाने में जो चीजें अप्रत्यक्ष रूप से खर्च होती है उसका बैलेंस निकालते हैं तो हम लोगों को ग्रास प्रॉफिट कुल लाभ प्राप्त होता है। तो आइए एक ट्रेडिंग अकाउंट का प्रारूप देख लेते हैं पहले क्या है, उसके बाद और आगे बात करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट देखिए इस तरह से बनता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, हमने यहाँ बना रखा है पहले से ही ट्रेडिंग अकाउंट, और इसको बनाते हैं फॉर द ईयर इंडेड 30 यानी कि जो वित्तीय वर्ष हमारा होता है उसके आखिरी दिन जो वर्ष समाप्त होता है उस दिन बनता है ये, क्योंकि पूरे वर्ष का लेखा जोखा होता है उसी दिन मालूम चलता है कि हमारे इस वित्तीय वर्ष में क्या स्थिति रही है व्यापार की। तो इसके लिए ये हो जाता है फॉर ईयर, और इसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में समस्त खर्चों को दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में समस्त आय को इनकम को दिखाते हैं। यानी व्यापार में पूरे साल जो भी आय हुआ उसको दिखा देंगे और जो खर्चे हुए उसको हम डेबिट साइड में दिखा देते हैं। तो इसको हम लोग अक्सर बनाए हैं, सब लोग जानते होंगे इस चीज को, पर्टिकुलर अमाउंट दो खाने, यानी कि आपका विवरण का खाना हो जाता है और अमाउंट धनराशि खाना हो जाता है, विवरण खाना और धनराशि खाना। ठीक, और इसमें शुरुआत जब करते हैं तो हमारा पहला आता है ओपनिंग स्टॉक, यानी कि हमने बिजनेस में जो कुछ भी लगाया है, जो चीज हमारे पास है, जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, उन सारों का उन सभी चीजों का वैल्यूएशन करके इसमें लिख देते हैं, ओपनिंग स्टॉक के अंतर्गत आ जाता है। और फिर आता है परचेज, यानी कि हमने जो है माल अपना जो पुराना बचा हुआ था उसको कैलकुलेट कर लिए, वो लिख दिया। उसके बाद फिर हम बेचने के लिए अन्य माल खरीदेंगे, बाहर से परचेज करेंगे तो वो परचेज आ जाता है। परचेज के अंतर्गत जितना भी परचेज होता है सब यहाँ पे लिखते हैं, सीधे डायरेक्ट यहाँ लिख करके यहाँ उसके साइड में लिखते हैं, ताकि एक और चीज उसमें से घटाते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न माने कि जो कुछ माल हमने खरीद के लाया उसमें से कुछ टूट फूट निकल गया या कुछ नुकसान हो गया, कुछ चीजें अच्छी नहीं है, उसको हम वापस दुकानदार को वापस करते हैं। तो वो परचेज, यानी कि हमने 100 रुपए खरीदा, 10 रुपए का नुकसान हो गया तो 10 रुपए उसको माइनस करेंगे और हमारा टोटल परचेज हो जाएगा 90 रुपए का। तो वही चीज है परचेज रिटर्न, 10 रुपए माइनस करके यहाँ पे लिख देते हैं, फिर अमाउंट आ जाएगा। फिर आता है, उसके आगे आता है प्रत्यक्ष, सभी प्रत्यक्ष खर्चों को लिखते हैं। प्रत्यक्ष खर्चों के अंतर्गत वेजेज आता है, मजदूरी आ जाता है, कैरियज, गैस, फ्यूल, पावर यानी बिजली, कोयला, ईंधन इत्यादि जो भी आएगा वो डायरेक्ट खर्च में आ जाते हैं। फिर आता है फ्रेट, चुंगी, फ्रेट आएगा, ऑक्ट्राई आएगा। ये सारी चीजों को जो आपका जो है प्रत्यक्ष खर्चे हैं। ठीक, इन सभी खर्चों को यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर दूसरी तरफ जाते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या आता है, सेल्स, यानी कि हमने माल खरीदा और माल को बेचा। खरीदा तो हमारा खर्चा हुआ, पैसा देंगे उसको, और माल बेचा तो हमको पैसा आएगा। यानी कि क्रेडिट साइड में, धनी साइड में हम समस्त खर्चों इनकम को लिखते हैं। तो हमने माल बेचा, पैसा आया, उसको लिख देंगे। अब हमने जो माल बेचा है हो सकता है उसमें से कुछ माल खराब होकर वापस आ जाए, तो सेल्स रिटर्न को वापस माइनस करते हैं। सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे तो आपका ये फाइनल अमाउंट आ जाएगा। यानी कि हमने 200 रुपए का माल बेचा, 20 रुपए का माल वापस आ गया, तो हमारा घटा करके 180 रुपए लिख देंगे। ठीक, उसके बाद फिर वर्ष के अंत में, यानी जो ये वर्ष समाप्त हो रहा है 31 मार्च 2020, तो उस दिन आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, यानी अंतिम खाता। यानी कि ऐसा कौन सा माल है जो बिकने से बच गया, उन सब माल का कैलकुलेशन करेंगे और उस अमाउंट को लिख देंगे। तो यानी कि हमको इसमें बस ट्रेडिंग अकाउंट में दो ही खाते आमतौर पर आते हैं, सेल्स यानी माल बेच दिया, जो पैसे आए उसको लिखा, और अंत में जो माल हमारे पास बच गया वो, इन दोनों को जोड़ करके योग में लिख देते हैं। और इधर साइड का भी अभी योग, चूंकि आमतौर पर बिजनेस में कुछ न कुछ प्रॉफिट ही होती है, लॉस कभी कभी होता है, उस बात को अभी हम इग्नोर करते हैं, सिर्फ मान के चलते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने
धनी साइड का लिख दिया, और ऋणी साइड का हम ये सारी खर्चों को जोड़ लेंगे। धनी साइड के खर्चे से ऋणी साइड के खर्चों को घटाएंगे तो जो बैलेंस आएगा, जो अंतर आएगा, उसी को हम ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। यानी हमने यहाँ लिखा है कुल लाभ बराबर धनी पक्ष का योग माइनस ऋणी पक्ष का योग। अगर मान लीजिए हानि आता है तो कुल हानि बराबर ऋणी पक्ष का योग, यानी कि ये साइड का योग हमारा ज्यादा होगा, इधर कम होगा तो हमको घाटा हो रहा है। यानी कि हमने खर्चा ज्यादा किया, इनकम कम आया, यानी कि हमारा लॉस गया। तो कुल हानि बराबर ऋणी पक्ष का योग माइनस धनी पक्ष का योग। इस तरह से करके बैलेंस निकाल लेते हैं। तो ये तो हमारा, ये आगे शुरू करते हैं लाभ हानि खाता। तो चलिए इधर बोर्ड पे, जैसा कि यहाँ पर हम लोग लिखा था कि पुस्तक पालन, हमारा जो बुक कीपिंग है उसके 3 चरण होते हैं, जनरल एंट्री, लेजर एंड फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स हमारा जो बनता है वो ट्रायल बैलेंस के आधार पर बनाया जाता है। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस बुक कीपिंग का कोई स्टेज चरण न हो करके वह एक जस्ट जांच पत्र होता है। खाता की रोजनामचा और खाता बही जो हम बना रहे हैं उसमें कोई त्रुटि तो नहीं रह, उसको चेक करने के लिए तलपट बना लेते हैं। तलपट की सहायता से अंतिम खाते, और अंतिम खाता जैसा कि बात किए थे, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा। व्यापार खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट, जिसको हम तुलन पत्र भी कहते हैं। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने एक प्रारूप बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट का, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च लास्ट में होता है। 2 पार्ट्स होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो ये, और उसमें था कि सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक को लिखते हैं, फिर आता है परचेज रिटर्न, फिर जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं, यानी कि माल से जुड़े हुए, माल के मूल्य में जिन खर्चों को हम डाल सकते हैं, वो सारे खर्चे, प्रत्यक्ष खर्चों को हम व्यापार खाता में या ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं। और फिर इधर दूसरी साइड में जो क्रेडिट साइड होता है उसमें इनकम होता है, यानी कि हम माल बेचते हैं तो हमको जो आय प्राप्त होता है। और हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि अंत में जो वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक। इन सबों को जोड़ करके हमारा जो आता है उसमें से, और इन खर्चों को माइनस करते हैं तो जो बैलेंस आता है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या सकल लाभ होता है। अगर मान लीजिए हमने इनकम कम किया, खर्चे ज्यादा किए, तो हमको ग्रॉस लॉस आ सकता है। तो वो ग्रॉस लॉस अगर आएगा तो यहाँ पे इस साइड में कर देंगे बाई ग्रॉस लॉस, लेकिन आमतौर पे ग्रॉस प्रॉफिट की ही बात करते हैं। और उसके बाद फिर आता है हमारा, आगे चलते हैं, ये तो हो जाता है कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, और वहीं से आगे बात शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम प्रारूप बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। उसी तरह से 2 पार्ट्स होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। और इसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट, दिस डेबिट साइड में सभी खर्चों को लिखते हैं, और प्रॉफिट क्रेडिट साइड में सभी इनकम को लिखते हैं। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हुआ है, जिससे कि व्यापार खाता में क्या होता है कि व्यापार खाता की सहायता से हमको सकल लाभ या सकल हानि का पता चलता है। जबकि यदि हम व्यापार के समस्त अप्रत्यक्ष खर्चों को घटाते हैं तो हमको शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि प्राप्त होती है, जो कि व्यापार की वास्तविक लाभ हानि होता है। कुल मिलाकर के जो हम अकाउंटिंग करते हैं, इसका एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि हम अपने व्यापार के स्थिति को शुद्धतम रूप में जान सके। हम व्यापार खाता बनाए, उसमें माल से जुड़े हुए जो खर्चे थे वो सीधे सीधे जो उसमें जोड़ सकते थे उनको लिख दिया। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो माल के निर्माण में सहायक होते हैं, उन खर्चों को हम नहीं उसमें कर पाते हैं, इसलिए उनको, वो खर्चे वास्तव में होते हैं लेकिन वो उसमें दिखता है। ऐसे कि मान लीजिए हम बात करें, कोई भट्ठी चल रही है हमारी बिजली से, तो उस बिजली का जो बिल होगा उसका, वो हमारा प्रत्यक्ष खर्च है, वो हम माल के उत्पादन में डाल सकते हैं। लेकिन जो हमारे कोई ऑफिस है जो कि जहाँ पे लेन देन की बात होती है, माल खरीदना बेचना, कच्चा माल खरीदना इत्यादि होते हैं, उसमें कुछ कर्मचारी होंगे,
और उसमें बिजली बत्ती लगा होगा, लाइटिंग की व्यवस्था हुई होगी, पंखा चल रहा होगा, तो ये सारी चीजों के लिए बिजली का बिल आएगा, वो हमारा अप्रत्यक्ष खर्च होता है। यानी कि माल के उत्पादन में जो भट्टी हमने बिजली की लगाई है, उसमें जो बिजली का बिल आता है वो हमारा प्रत्यक्ष खर्च है, जो व्यापार में खाते में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और जो अन्य बिजली के बत्ती वगैरह जल रहे हैं, सब चीजें हैं, तो वो सारा खर्च जो हमारा अप्रत्यक्ष खर्च होता है, जिसको हम लोग लाभ हानि खाते में लिखते हैं। इसी तरह से माल, मान लीजिए कि हम ब्रेड फैक्ट्री लगाए हुए हैं और गेहूं या आटा हमारा ट्राली से आया, उसको ला करके गोदाम तक रखना है। उसमें जो भाड़ा, उसको उतरवाई जो दिए, मजदूरी जो दिए, वेजेज जिसको बोलते हैं, उस मजदूरी को हम माल में जोड़ सकते, माल के उत्पादन में जोड़ सकते हैं। तो वो हमारा वेजेज जो है आपका ये लाभ हानि इसमें व्यापार खाते में आ जाता है। लेकिन जो कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं, ऑफिस में लगे हुए हैं, तो अन्य जगहों पे हैं, जिनको हम सैलरी देते हैं, वेतन देते हैं, वो वेतन जो हमारा होता है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ये अप्रत्यक्ष खर्च होता है। हमको प्रत्यक्ष खर्च और अप्रत्यक्ष खर्च के अंतर को समझना होगा। अब इसी तरह से और अन्य भी चीज, जैसे मान लीजिए कि हमारा कार्यालय के लिए एक मैनेजर रखे हैं और कारखाने के लिए एक मैनेजर रखे हैं। तो जो कारखाने का मैनेजर होगा, उसको जो हम कुछ देते हैं, वो हमारा कारखाने के, उसको सैलरी मान लीजिए देते हैं, या हाँ, तो वो उसका जो खर्च होगा वो आपके व्यापार खाते में आएगा। और कार्यालय का जो खर्च का जो मैनेजमेंट होगा, उसको जो वेतन देते हैं, वो हमारे लाभ हानि खाते में आएगा। तो इस अंतर, ये प्रत्यक्ष खर्च और अप्रत्यक्ष खर्च आप लोगों को समस्या पैदा कर सकता है प्रारंभ में, लेकिन धीरे धीरे जब आप अनुभव प्राप्त कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा, तो आपका दिमाग थोड़ा और ब्रॉड होगा, तो आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं कि प्रत्यक्ष खर्च क्या है, अप्रत्यक्ष खर्च क्या है। आपको मैंने जो बुक भेजा है उसमें ध्यान से पढ़िएगा, उसमें चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज बातें हो गई। आइए अब बात करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होने, जैसे कहा कि सभी प्रकार के खर्चों को, अप्रत्यक्ष खर्चों, जैसे कि सैलरी यानी वेतन, स्टेशनरी, लेखन सामग्री जैसे कि पेन, पेंसिल इत्यादि का तमाम है, कागज पत्तर है, कुछ है, टाइपिंग मशीन है, इत्यादि जो है वो स्टेशनरी आपका खर्च आ जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, मान लिया आपने कोई इंश्योरेंस कराया हुआ है तो वो इसमें आ जाएगा। अगर माल का, इसमें भी दो चीजें होती है, माल का इंश्योरेंस कराया है तो वो चला जाएगा आपका डायरेक्ट खर्च में, प्रत्यक्ष खर्च में। और पूरे गोदाम, उसका ऑफिस का कराया है, सब चीजें, तो वो आपका इंश्योरेंस जो है इसमें प्रॉफिट एंड पीएल अकाउंट में चला जाएगा। लाइटिंग यानी बिजली जो आप डोमेस्टिक, मतलब आपका लाइटिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है, पंखे के लिए किया जा रहा है, वो आ जाएगा। यानी कि कार्यालय का जो लाइटिंग है, यानी कि गोदाम का, वो कारखाने की जो लाइटिंग होगी, वो जो है आपका डायरेक्ट खर्च में आ जाएगा। प्रिंटिंग, कुछ छपाई उपाई करना है, लेटर पैड कराना है, टाइप कराना है इत्यादि, तो वो समय आ जाएगा। कमीशन होता है, किसी ने कोई काम किया आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए या इस तरह की चीजें, उसको बदले में कमीशन देते हैं, तो वो कमीशन आपका अप्रत्यक्ष खर्च आता है। रेंट, किराया दे रहे हैं, कार्यालय का आपने किराया दिया, वो भी रेंट जो आपका अप्रत्यक्ष खर्च आता है। टैक्सेज, तमाम तरह के टैक्स अदा करते हैं, वो आ जाएगा। फिर कुछ जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, तमाम तरह के सामान रूप से खर्चे होते रहते हैं, डेली यूज में आ जाता है तमाम खर्चे, वो सारा खर्च इसमें आ जाता है। इसी तरह से मोटा मोटी जो है हमने कुछ 2, 4, 5, 10 ठो लिख दिया है, और आप देखेंगे जो हमने आपको बुक भेजा उसमें पूरा सूची बनी हुई है। तो आपको पहला काम करना है कि कायदे से प्रारूप बनाइए व्यापार खाते का और लाभ हानि खाते का। खूब उसमें जो है उनके खातों को इंग्लिश में, हिंदी में दोनों लिख करके याद कर लीजिए कि ये ढेर सारे हैं, उसमें 10, 20, 25 दिया हुआ है, तो उन सबों को याद कर लीजिए क्रमशः। ये आपके प्रॉफिट, मतलब लाभदायक रहेगा, आपको भविष्य में बहुत काम आएगा। तो उन चीजों को आप कायदे से लिख करके याद कर लेंगे। ये काम करेंगे, फिर सवाल आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये हो गया आपका सभी खर्चों को। और दूसरी साइड में जो आपका क्रेडिट साइड है, यहाँ पे हम सारे इनकम को लिखते हैं, यानी कि जो ये आपका ग्रास प्रॉफिट आया था इसमें व्यापार खाते में, ग्रास प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस इसको पीएल अकाउंट करते हैं, तो ग्रास प्रॉफिट को सीधे सीधे हम लोग ट्रांसफर करते हैं और ये आ जाता है यहाँ पे। इसके
यानी कि यहाँ पे डेबिट साइड में था, आगे जब उसको ले जाएंगे तो क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए बाई ग्रॉस प्रॉफिट, जो प्रॉफिट यहाँ पे आया हुआ था वो धनराशि हम यहाँ पे लिख दिए, ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद आता है रेंट रिसीव। हम मान लीजिए कोई हमारे पास भवन था, बिल्डिंग थी, कार्यालय का, व्यापार का, उसको हमने अपने मजदूरों को दे दिया है, उससे रेंट रिसीव कर रहे हैं, या किसी और कोई भी और चीज है रेंट पे हमने दे रहे हैं, तो रेंट अगर हम रिसीव कर रहे हैं, जहां देखिए रेंट यहाँ पे है, रेंट किराया दे रहे हैं और किराया प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी चीज आएगा, जब धन आ रहा है मतलब व्यापार का इनकम है, तो इनकम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो ये लिख दिए कमीशन रिसीव्ड, कमीशन किसी का हमने काम किया, कोई व्यापार के लोगों ने किसी ने हमको बदले में कमीशन दिया, तो उस कमीशन को लिख देंगे। डिस्काउंट रिसीव, कुछ छूट प्राप्त हो रहा है तो उस चीज को लिख देंगे। या सब कंपनी का कोई पैसा है बैंक में रखे हैं, इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव वो भी दिखा देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, यानी कि सभी इनकम को जोड़ लेंगे और सभी खर्चों को जोड़ लेंगे और दोनों का अंतर कर लेंगे। अगर डेबिट साइड का कम होगा, क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, तो हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा, नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट। ये जब हम अभी आगे बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बताएंगे कहाँ जाता है, ये चीजें वहां चला जाएगा। इस तरह से अगर मान लीजिए कि हमारा ये क्रेडिट साइड का कम आता है, डेबिट साइड का अधिक आता है, तो हमको ग्रॉस लॉस होगा, ग्रॉस नहीं नेट लॉस होगा। शुद्ध हानि और शुद्ध लाभ, तो जो जैसा भी स्थिति बनेगी वैसा को चीजें करते हैं। तो कुल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट का जो तीसरा हमारा खाता होता है उसको कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक महत्वपूर्ण हमारा विवरण होता है जिसमें किसी भी व्यापार के समस्त संपत्तियों का और समस्त दायित्वों का पता चलता है, और उसको देख करके बता सकते हैं कि हमारे फर्म की क्या स्थिति है। तो सभी कंपनियों को, सभी फर्मों को, सभी उपक्रमों को अपना वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, यानी बैलेंस शीट बनाना आवश्यक है। कुल मिलाकर के बैलेंस शीट तभी बनेगा जब आप ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। इसी के बाद का अगला चरण जो है उसका बैलेंस शीट का होता है। तो आइए हम लोग बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। बैलेंस शीट जैसा कि बताया कि अंतिम खाते का हमारा तीसरा खाता है, आर्थिक चिट्ठा कहते हैं, इसको तुलन पत्र भी कहते हैं, तुलना करना। तो जैसा इसमें भी दो पक्ष होते हैं, ऋणी साइड और धनी साइड। ऋणी साइड में समस्त दायित्वों को लिखते हैं और क्रेडिट साइड में समस्त संपत्तियों के बारे में बात लिखते हैं, व्यापार की जो संपत्तियां हैं। दायित्व से मतलब होता है ये सारी मदें जो हैं, ये जो भी बातें लिख रही हैं, जो भी इसमें धन लिखा जाएगा, वो सब कुछ व्यापार का एक जिम्मेदारी है, उसको चुकता करना किसी न किसी को। और संपत्ति का मतलब होता है ये व्यापार की संपत्तियां हैं, ये तो किसी भी बैलेंस शीट में संपत्तियों का योग और नहीं, दायित्वों का योग और संपत्तियों का योग बराबर होना चाहिए। जितना हमारी दायित्व है उतना ही हमारी संपत्ति होनी चाहिए, तभी वो बैलेंस माना जाता है। इसीलिए इसका नाम गया है संतुलन, बैलेंस। अगर ऐसा नहीं आता तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, हमारे अकाउंटिंग में, हमारे लेखा में कुछ कमी रह गई है, उसको सुधारने की जरूरत है। इसलिए हमेशा जब भी करेंगे तो बैलेंस शीट में हमारा लाइबिलिटीज और एसेट्स इक्वल होना होगा, ठीक। और जैसा कि बात किए थे हम लोग व्यापार खाता और लाभ हानि खाता फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब कोई वर्ष के अंत में बनाते हैं, पूरे वर्ष के, और ये किसी पर्टिकुलर डेट को बनाते हैं, एज ऑन 31 मार्च। ये थोड़ा सा अंतर है इसमें। तो बैलेंस शीट किसी निश्चित तिथि को बनाया जाता है, ठीक। तो आइए बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया था, इसमें हमको नेट प्रॉफिट आया था, यहाँ पे पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया था, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट आपका यहाँ पे है, कैपिटल अकाउंट। ये इस कैपिटल अकाउंट में आप नेट प्रॉफिट को
डालते हैं। अब कैपिटल क्या है? पूंजी जिसे कहते हैं पूंजी। तो व्यापार शुरू करने के लिए व्यापारी द्वारा जो भी धन व्यापार में लगा तो उसको सब वो समस्त पूंजी कहलाता है। यानी व्यापार को जब हम प्रारंभ कर रहे हैं उस समय व्यापारी द्वारा जो कुछ भी लगाया जा रहा है व्यापार में वो सब कुछ व्यापार की पूंजी होती है। तो उस पूंजी के अमाउंट को यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद नेट प्रॉफिट जो हमको यहाँ प्राप्त हुआ था, नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट, इस नेट प्रॉफिट के अमाउंट को ला करके हम यहाँ रख देते हैं। और ये चीजें क्या कि कैपिटल में कुछ चीजें जोड़ते हैं कुछ चीजें घटाते हैं। मान लीजिए कि हमने व्यापार शुरू किया 1 लाख रुपए से, वो 1 लाख रुपए यहाँ पे आ गया। फिर हमने व्यापार साल भर किया, कुछ प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 10,000 रुपया हमने कमाया तो 10,000 रुपया उसमें जोड़ देंगे। 1 लाख में 10,000, 1,10,000 हो गया। अब आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी ये जो हमारा कैपिटल है, पूंजी है 1 लाख रुपया, उस पर कुछ न कुछ ब्याज मिलेगा। तो मान लीजिए साल भर में कुछ ब्याज मिलता है तो उस ब्याज को हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। वो भी एक तरह से हमारी लाइबिलिटीज हो जाएगी बिजनेस का, तो वो भी ऐड कर देते हैं। यानी कि नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। फिर है कुछ चीजें घटा देते हैं, जैसे ड्राइंग, आहरण। आहरण क्या होता है? सब लोग जानते होंगे। आहरण व्यापार में आहरण हुआ होता है व्यापारी खुद के प्रयोग के निजी उपयोग के लिए जो कोई वस्तु, माल या धन व्यापार से निकालता है खुद के उपयोग के लिए, वो उसको आहरण कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। तो मान लीजिए हमने पूंजी 1 लाख रुपया लगाया था, उसमें से 10,000 रुपया निकाल लिया तो बचा हमारा 90,000 कैपिटल। तो उस 10,000 रुपया से माइनस करते हैं, नहीं ड्राइंग 10,000 रुपया माइनस कर दिए। अब इस 10,000 रुपए पर ब्याज लगेगा और उस ब्याज को भी इसमें घटा दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उस ब्याज को भी इसमें घटा देते हैं। तो ये घटाने का मतलब है। उसके बाद जब आप जो कुछ भी आता है अमाउंट, वो हम अपने लाइबिलिटीज के कैपिटल वाले खाने में लिख देते हैं। यानी कि पूंजी तो है यहाँ पे हमारा, उसमें से कुछ न कुछ ये पूंजी हमारी है और इसमें से नेट प्रॉफिट माइनस जो ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया, ड्राइंग हमने माइनस किया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस किया। शेष जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे, जो भी अमाउंट आएगा। क्वेश्चन जब भी हल करेंगे तो उसमें कुछ चीजें को ध्यान रखेंगे। फिर अगला आता है आपका लाइबिलिटी साइड में रिजर्व एंड फंड। फैक्ट्रियां या कंपनियां कुछ पैसा रिजर्व कोष में रखती हैं, तो वो रिजर्व भी एक तरह से लाइबिलिटीज होता है व्यापार का। तो उस रिजर्व कोष को लॉन्ग टर्म लोन, यानी हमने व्यापार शुरू किया, जिस तरह से व्यापारी ने अपना पैसा व्यापार में लगाया था जिसको पूंजी कर रहे थे, उसी तरह से मान लीजिए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मैंने जो भी था उतना लगा दिया, लेकिन फिर भी हमारे कंपनी को और पैसे की जरूरत है। तो और पैसा क्या करेंगे? हम मार्केट से पैसा उधार लेंगे। तो जो उधार हम लेते हैं लंबे समय में चुकाना होता है, उस उधार को भी इसमें हम हमारी जिम्मेदारी होती है, तो वो लॉन्ग टर्म लोन हो जाता है। फिर आगे आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग होता है अदत्य व्यय। कुछ ऐसे व्यय, ऐसे खर्चे होते हैं कंपनी के जो हमने सेवाएं प्राप्त कर ली हैं लेकिन अभी उसका भुगतान नहीं किया है, इस करेंट वित्तीय वर्ष में उसका भुगतान नहीं किया, तो उसका भुगतान करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, यानी कंपनी की जिम्मेदारी है। तो वो चुकाएगा तो उसको हम जिम्मेदारी साइड में यानी लाइबिलिटी साइड में लिख देते हैं। फिर है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे डेबिटर्स और क्रेडिटर्स दो होते हैं। जिसको हमको पैसा चुकाना है, हमने किसी से कुछ लिया है, कुछ भी करना, कोई भी सेवाएं दिया, कोई भी काम किया हो, वो हमारे सब लेनदार है, क्रेडिटर्स हैं। अच्छा, उन सभी को हमको धन चुकाना है तो उसको लिख देते हैं। फिर आता है बिल पेएबल। कुछ ऐसा चीज है, ऐसे हमारे पास बिल है जो अभी उसका चुकता करना बाकी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अब मैंने उसको चुकाना है तो बिल भरेंगे उसका। तो वो सारी लाइबिलिटी बिल और भी चीजें हैं। बिल का मतलब यहाँ पे से उस है विनिमय विपत्र से लेना देना है, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो भी आपको अगले चैप्टर बहुत आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल के लिए जान लीजिए कि वो एक तरह से जिम्मेदारी होती है, चुकाना होता है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। कई बार बैंक ओवरड्राफ्ट से हम लोग परिचित होंगे थोड़ा थोड़ा, कि हमारे खाते में जितना धन जमा है उससे अधिक धन निकालने की सुविधा जब बैंक देता है, उस स्थिति को हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। मान लीजिए हमारे खाते में 1 लाख रुपया है, मुझे 50,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट का सुविधा मिला, तो हम 1.5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं अपने बैंक से। जबकि हमारे खाते में 1 ही लाख रुपया हमने जमा किया है, लेकिन फिर भी हम 1.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 50,000 रुपए का बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक, ये सारी चीजें हो जाती है हमारी लाइबिलिटी है। चूंकि ओवरड्राफ्ट ने किया है तो वो हमारी जिम्मेदारी है, चुकाना है, तो वो चीज कर जाएंगे। फिर आता है दूसरी साइड में हमारा एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? गुडविल,
पहला है यहाँ पे दिया गुडविल। गुडविल मतलब ख्याति, कंपनी की ख्याति है, उसका ब्रांड का लोगो, मतलब जो एक उसका ब्रांड है या विश्वास है लोगों का समाज में, मार्केट में कि ये कंपनी अच्छा है, वो उसकी एक वैल्यू होती है। वो वैल्यू एसेस किया जाता है, उसकी वैल्यू गणना की जाती है। उस गुडविल को हम यहाँ पे नोट करते हैं। उसके बाद आता है लैंड, कुछ जमीनें होंगी कंपनी की, कुछ जमीनें होंगी, उस भूमि को हम अपनी संपत्ति में, कंपनी की संपत्ति होती है वो लिखेंगे। बिल्डिंग होता, भवन होती है, मकान होगा, उसको लिख देंगे। मशीनें होंगी, तमाम तरह की मशीनें होती हैं, वो सारी हमारी संपत्तियां होती हैं। फिर इन्वेस्टमेंट होता है, मान लीजिए कंपनी ने कुछ पैसा कमाया है, किसी में शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया या कहीं पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो भी तो भविष्य में हमको मिलेगा ही, तो वो कंपनी की आपका एसेट्स होता है। मोटर्स हैं, यानी कोई व्हीकल्स हैं, कंपनी कोई व्हीकल्स है, वो भी सारा सब इसमें आ जाता है। फर्नीचर है, कुर्सी मेज इत्यादि, अलमारी, जो भी ये फर्नीचर्स के अंतर्गत आते हैं वो होता है, वो आपका एसेट्स होता है। बिल रिसीवेबल, जैसे हम यहाँ बिल पेएबल की बात किए थे, उसी तरह से बिल रिसीवेबल होता है। कुछ ऐसे बिल विनिमय विपत्र हमारे पास हैं जो भविष्य में हमको पैसा देंगे, भविष्य में वो पैसा हमारे पास आएगा, तो वो सारी चीजें लिख देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, अभी बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। हमने एक जगह और बात किया था क्लोजिंग स्टॉक, कहाँ था वो? आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में था। ये क्लोजिंग स्टॉक आपका दो जगह आता है, ये फाइनल अकाउंट बनाते समय क्लोजिंग स्टॉक आपका दो जगह आता है, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, एसेट्स में आता है। ये भी तो क्यों ऐसा कि जो माल बिकने से रह गया वर्ष भर, वो भी तो हमारे उसका कंपनी के एसेट्स है, वो सारी चीजें यहां पे लिख देते हैं। डेबिटर्स, जितने हमारे देनदार हैं, यानी कि जो मुझे पैसा देंगे, जो जिसको हमने उधार बांट दिया है वो हमको पैसा चुकाएंगे, वो सारे ऋणदाता, वो ऋणी जो होते हैं वो आपको डेबिटर्स होते हैं, वो हमको पैसा देंगे, ये हमारी कंपनी का एसेट्स है, ये चीजें यहाँ पर जाएगी। फिर आता है कैश इन बैंक, कंपनी ने कुछ पैसा बैंक में जमा करके रखा होगा, तो वो सारे पैसे जो है इसके संपत्तियां होती हैं। कैश इन हैंड, यानी कंपनी के पास, कंपनी के गल्ले में कुछ जैसे दुकान है, हमारी दुकान गल्ले में पैसा रखते हैं और कुछ पैसा बैंक में रखते हैं, जो बैंक में पैसा होता है उसको कैश इन बैंक कहते हैं, और जो करंट में आपके गल्ले में रहता है, आपके कंपनी में है, जो डेली यूज में कर लेते हैं, वो कैश इन हैंड बोलते हैं, वो चीजें आ जाती है। अब इन सारी चीजों को, लाइबिलिटीज को जोड़ेंगे और एसेट्स को जोड़ेंगे तो जो इक्वल आता है, ये हमारा बैलेंस शीट होता है। इसको देख करके हम बता सकते हैं कि हमारे पास बैंक में कितना रुपया है, खाते में इस समय कंपनी के पास कितना पैसा है, हमने कितना उधार मिलना है पैसा डेबिटर्स से, कितना हमने उधार बांटा है, क्रेडिटर्स कितना उधार हमने लिया है लोगों से, ये सब चीजें हमारे पास। बिल्डिंग क्या है, गुडविल कितनी है, मशीनें क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, फर्नीचर क्या है, सारी चीजें आपका एकदम इसको देख कर। अब कैपिटल क्या है, कैपिटल हमने ड्राइंग कितना किया है, इसको माने किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट को आप देख करके बता सकते हैं कि कंपनी की स्थिति क्या है। इसीलिए इसको आर्थिक विश्लेषण कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति बताने वाला। तो ये सारी चीजें हो गई। आज हम लोगों ने बात कर लिया है अंतिम खाते के सभी खातों के बारे में। अब हम आगे जब मिलेंगे तो आपको हम क्वेश्चन हल